ये हमारे शो साईं बाबा में क्रिएटिव हेड हैं। तो सुन भाई, जब आप कास्टिंग हुई इनकी तो उनके बारे में आपकी क्या राय थी? फिलहाल जो मुझे कैरेक्टर नरेट किया गया था उस समय में, और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे कैरेक्टर के हिसाब से वो फिट नहीं बैठे थे। तो थोड़ा सा उस समय मैं कह सकता हूँ कि मेरा विचार सबसे मैच नहीं कर रहा था। मतलब कि इस रोल में कुलकर्णी भाऊ के रोल में ये नहीं जमेंगे, आपको ऐसा लगा था? हाँ, उस समय मुझे ऐसा ही लगा था। अब कैसा लगता है आपको? अब ऐसा लगता है कि शायद मेरी उस समय की सोच गलत थी और ऐसा कुलकर्णी जो है मिलना मुश्किल था। ये अच्छी बात है उनके बारे में। और जब सीन जब कुछ होता है तो वो आपसे डिस्कस करते हैं, क्या उनके बारे में कुछ और क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही फैमिलियर नेचर के, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सुलझे हुए कलाकार हैं। और मैं कहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य रहा कि इस शो में ये कुलकर्णी बन के आए। तो आज मुझे उस चीज़ का चलिए एक अफसोस कह सकते हैं कि उस समय जो मैंने विरोध किया था वो आज कहीं जाके शायद इनके अंदर भी वो चीज़ रहा कि नहीं, एक आदमी मुझे सब तो ओके कह चुके थे, मैं ही था कि जो विरोध करता था उस समय में, तो उन्होंने वो प्रूव किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। दोस्तों, मैं विजय सैनी, विजय के सैनी ब्लॉग में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहा हूं जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन कलाकार किशन भान जी से। नमस्कार किशन भान जी, कैसे हैं आप? नमस्कार विजय जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल मैंने देखा, बहुत अच्छा चल रहा है। आपके बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपने मुझे अपने इस चैनल के काबिल समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, एक सीरियल मैं कर रहा हूँ जो साईं बाबा के नाम से बहुत फेमस, क्योंकि साईं बाबा को आप लोग सब लोग जानते हैं, बहुत हम लोग के आदर्श, बहुत महान पुरुष थे। उसमें ये बहुत दमदार कैरेक्टर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम इन्हीं से पूछते हैं, उसमें ये कुलकर्णी भाव का रोल कर रहे हैं जो साईं बाबा के बहुत अगेंस्ट रहते हैं। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि कुलकर्णी भाव का जब रोल आपको ऑफर हुआ तब आपका रिएक्शन क्या था? सर, एक्चुअल में ये अगर मैं सही बताऊं तो मुझे इतना जानकारी नहीं थी कुलकर्णी भाव के बारे में। मुझे विकास जी का फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि एक रोल कर रहे हैं, उसमें आप छबुराव, जो कुलकर्णी के दो आजू बाजू में होते हैं, नट्टू एंड छबुराव, उसमें से एक छबुराव उन्होंने कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि दूसरे दिन मुझे नहीं, अभी छबुराव नहीं, आप कुलकर्णी का होगा। तो मुझे उतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं था क्योंकि मैं कुलकर्णी के बारे में उतना कुछ जानता नहीं था। तो उनके दो हमारे जो क्रिएटिव हैं, तो उन्होंने पहले माना नहीं कि बताया यार आपकी जो हाइट पर्सनालिटी है वो कुलकर्णी लग नहीं रहे हैं आप। तो अब मुझे भी इतना कोई ज़्यादा दुख भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे इतना इसके बारे में कुलकर्णी कोई खतरनाक कैरेक्टर ऐसा लगा नहीं था। लेकिन जब मैं गया और फिर विकास जी को मेरे पर बड़ा विश्वास था, मैं विकास जी को मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया। उन्होंने कहा नहीं, कुलकर्णी मैं ही करूँगा। तो कुलकर्णी मैंने जब देखा, ये रोल बहुत ही पावरफुल रोल है, मुझे अच्छा लगा करते करते, और मैं इस रोल को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा बहुत जो भी बॉम्बे में काम किया है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा रोल मैं ये कुलकर्णी ही कर रहा हूँ। और आप लोगों की आप लोग खासकर आप इसको इतना अच्छा बना रहे हैं, इस रोल को आप इतने अच्छे से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा चार चांद लगा रहे हैं। मैं अगर थोड़ा एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ उसको, लेकिन आप ज़्यादा सजा रहे हो इसको। नहीं, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो कुलकर्णी का रोल मेरे भी दिमाग में था कि हाइट वाला होगा और वो सब करेगा, लेकिन सब अपवाद। आपने उस रोल को इतने अच्छे तरीके से जिया कि मतलब जब आप फ्रेम में आते हो तो लगता है वाकई में यार इसका कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो चंद्रभान जी, अपना तो दोस्तों, ये कुलकर्णी भाव का घर है। हम उस घर के सामने खड़े हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। तो कुलकर्णी भाव, पहले ये बताइए आपने कि जब आपको ये रोल मिला तो आपने इस कुलकर्णी भाव के बारे में कुछ रिसर्च किया कि कैसे आप इतना अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश? नहीं सर, नहीं, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया और मैं थोड़ा उतना एक्साइटेड नहीं था मेरे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये डीडी किसान के लिए। हाँ। लेकिन जब मुझे ये रोल मिला और जब मैं करते गया तो मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने इसके बारे में जाना, फिर मैंने यूट्यूब
चाहते थे कुलकर्णी कौन था, उनके परिवार के बारे में जाना। मैं शिरडी के साईं बाबा के बारे में, मैं साईं बाबा के बारे में इतना भी ज़्यादा नहीं जानता था, सच्चाई ये है। लेकिन उस रोल मिलने के बाद जब मैंने रोल 1-2 दिन जब मैं शूट किया तो उसके बाद फिर मैं इस चीज़ में पूरी तरह घुसा। मैंने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा, गूगल में पढ़ा, मैंने हर रामानंद सागर के जो साईं बाबा था उसमें भी कुलकर्णी का रोल मैंने देखा। तो मुझे बड़ा आज गर्व फील हो रहा है, महसूस कर रहा हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल रोल आप लोगों ने खासकर उसको बनाया है। और ये विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस रोल को इतना अच्छा लिखा है, कोई पक्षपात नहीं किया उन्होंने। मैं यही कहूँगा कि उनका बेटा इसमें हीरो है, साईं बाबा है, लेकिन राइटिंग उनकी कमाल की है विकास जी की। विकास जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विकास जी ने कमाल का लिखा है इस पूरे शो को। किशन भान जी, आप बताइए अपने बचपन के बारे में। क्या आप बचपन से सोचे थे कि मुझे एक्टर बनना है? कहाँ पे आपने शिक्षा दीक्षा ली, आपने थिएटर ज्वाइन किया? कुछ अपने बारे में बताइए। यस, मैं आपको बता दूँ कि मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में हम एक छोटे से गाँव में रहते थे और मेरी मम्मी सब इसी फील्ड से है। अरे वाह, दूरदर्शन में ही थे। अरे वाह। मेरा बचपन से ही माहौल हमारे कला से, मेरे छोटे भाई हैं रवि भान, जो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा नाम है उनका, म्यूजिक डायरेक्टर कला और क्लासिकल है वो। मेरी बहन है छोटी रानी बान, वो भी इसी फील्ड से है। मेरी और एक बहन है रेखा बान, वो भी इसी फील्ड से है। तो हमारा पूरा घर माहौल जो था बचपन से ही हम कला से ही संबंधित था। तो एक बार मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो माँ क्योंकि जानती थी, हमारे मम्मी के जो ऑफिस के लोग बहुत यहाँ स्ट्रगल कर चुके थे बॉम्बे में, 2 साल 3 साल के बाद वापस जा चुके थे। मम्मी जानती थी कि ये बहुत मुश्किल लाइन है, यहाँ कामयाब होना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम यहाँ दूरदर्शन में मैं तुम्हें जॉब लगवा दूंगी, मैं रिटायर हो जाऊँगी मैं, तो यहाँ कर। मैंने कहा नहीं। तो मम्मी बिल्कुल अगेंस्ट थी, बिल्कुल नहीं। तो मैंने एक दिन फिर अपनी मौसी से झूठ बोला। मैंने कहा मेरी मम्मी 500 रुपये उधार मांग रही है। तब फ़ोन वोन तो था नहीं। तो मुझे मासी ने बोला नहीं, मेरे पास 400 ही पड़े हैं। तो 400 रुपये लिए, घर पे कपड़े कुछ बैग में भरे, सीधे मैंने ट्रेन पकड़ी जम्मू से और बॉम्बे आया। कोई किसी को नहीं जानता था सिर्फ। और ये किस सन की बात है? ये है 1989। तो मैं बॉम्बे आया और सिर्फ मेरे पास एक टेलीफोन नंबर था। मोहन कोल साहब थे जो नुक्कड़ सीरियल के एडिटर थे, उनका एक नंबर था बस। वहाँ मेरी एक मुलाकात हुई हमारे कश्मीर के ही हैं, लद्दाख के हैं, फुनसुक लद्दाखी साहब ने। वो सबसे पहले मुझे मतलब उनसे मेरी मुलाकात कराई मोहन कोल साहब ने। तो बोला कि भाई आपके लद्दाख, उससे मेरी माँ लद्दाख से है, मेरे फादर कश्मीर से है। तो कश्मीर वो लद्दाख के बहुत बड़े इंसान है, फुनसुक लद्दाखी। तो उन्होंने बोला एक्टर बनना चाहते हो? मैंने कहा जी। तो वो मुझे दत्तात्रेय लॉज लेके गए। यहाँ एक दत्तात्रेय लॉज है गोरेगांव में। वहाँ उस टाइम सब बड़े बड़े लोग, उदित नारायण उस लॉज में रहते थे, और एक महावीर बुल्लर, सब 6 फुट 8 फुट के। उन्होंने मुझे मिलाया, बोला इनसे पूछो ये कितने साल से, कोई बता 8 साल से, कोई बता। तो मैंने कहा भाई मुझे एक्टिंग नहीं करनी। मैंने कहा मुझे एक्टिंग, क्योंकि उसने दिखाए इतने लोग यहाँ, इतने हालत ख़राब है। तो मैंने कहा मुझे आप इसी लाइन में कोई काम दिला दो कि मैं, चाहे मुझे डायरेक्शन में दिला दो, चाहे कुछ भी कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो 2-4 दिन में उन्होंने कहीं बात की लेकिन नहीं जमी। तो उसी दौरान एक, आपने शायद वो बलून्स देखे, बड़े बड़े गुब्बारे, बलून्स जो एडवर्टाइजिंग के होते हैं, वो बलून्स वाला एक लंदन से आया हुआ था, वो NRI था। वो बलून्स लगाने एक यहाँ के एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, अच्छा, जिसका सिल्वर जुबली हुआ था। उस फंक्शन के लिए उन्होंने बलून लगाया था, उसको लड़के चाहिए थे। अच्छा। तो मुझे इन्होंने बोला कि यार उसको लड़के चाहिए, उसको लेबर चाहिए थे, वो जो मजदूर होते हैं सिलेंडर उठाने वाले। तो कुछ दिन आप इसके पास काम करो, तब तक हम कहीं प्रोडक्शन में लगा देंगे। तो मैंने उनके पास जब मैं गया तो वो आदमी इतना अच्छा था, इतना अच्छा, कुकी नाम था उनको, अभी भी है, वो लंदन में है अभी, बहुत ही अच्छा था। 1 साल के बाद में उनका सबसे ईमानदार आदमी निकला। 1 साल के बाद वो यहाँ से इंडिया छोड़ना पड़ा। उन्होंने सारा वो बिजनेस मुझे दिया। अच्छा। और मैंने अच्छे पैसे कमाए वो बिजनेस से। क्या बात। मैंने अपना घर खरीदा छोटा सा बॉम्बे। वाह वाह। मैंने अच्छा, उससे पहले तो एक एक्टर को चुतिया समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, सॉरी शब्द गलत निकला, तो बेवकूफ़ समझते हैं, तो कोई शादी वादी तो करने के तो बहुत दूर की बात। लेकिन जब मैंने पैसे कमाने शुरू किए, मैंने जम्मू में थोड़ा सा 2-3 दुकानें बनाई, तो मेरी लड़कियाँ रिश्ते भी आ गए। उस बीच मेरी शादी हो गई। अच्छा। तो मैं बॉम्बे आया और शादी करके वापस, तो सब पैसे वैसे कमाए। एक दिन अब मैंने वाइफ को बोला कि
मैं यहाँ पैसे कमाने तो आया नहीं था, मैं तो एक्टर बनने आया था। हम लोग चलते हैं वापस ये सब बेच के, अरे वाह। वहाँ सब लोग अच्छे से आराम से रहेंगे। वाइफ मेरी बड़ी खुश हो गई। अब देखिए किस्मत का खेल, यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा भाग्य का खेल है। हाँ। मैं ट्रेन में एक दिन जा रहा हूँ और मेरे प्लेस पढ़ने का बहुत शौक था, नाटक पढ़ रहा हूँ। सामने एक लड़का बैठा हुआ है, वो मुझे बोलता एक्टर हो क्या? मैंने कहा हाँ एक्टर हूँ। बोला क्या करते हो? मैंने कहा यार मेरे कुछ समझ में नहीं आया, जाना कहाँ है क्या है? तो बोलता एक काम करो, यहाँ आप रहते कौन? मेरे कहा मीरा रोड में। बोला एक आनंद मिश्रा करके, वो अभी भी नादरा बब्बर के यहाँ से उन्होंने डायरेक्शन छोड़ा है, उन्होंने अपना ग्रुप शुरू किया है, आप उनके पास जाओ, वो आपको रोल दे देंगे। तो मैं वहाँ गया, वहाँ देखे मैंने, अच्छा मुझे जाना तो था नहीं, मुझे देखना था, माइंड में ये था कि बॉम्बे का थिएटर देखना चाहता हूँ कैसा होता है। तो मैं मिश्रा जी के पास गया, मैंने कहा सर मैं थिएटर करना चाहता हूँ, तो मतलब 1000 रुपये मेरी फ़ीस है। तो तब मुझे लगा यार 1000 रुपये फ़ीस तो होती नहीं थिएटर वेटर में, लेकिन मैंने चलो मुझे देखना है रिहर्सल कैसी होती। जब मैं रिहर्सल पे गया तो मैं इंप्रेस नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे उतना मज़ा नहीं आया, जो क्योंकि मैं कश्मीर में नाटक वगैरह थिएटर कर चुका था, NSD के साथ लोगों के साथ कर चुका था, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया। खैर उन्होंने थोड़ा सा मेरा मजाक किया, जो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं घर पे आया, मैंने वाइफ को बोला मुझे अब बॉम्बे कश्मीर जम्मू नहीं जाएंगे, अब मुझे अब यहीं प्रूव करना है, इनको बताना कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। तो वहाँ से फिर मैं जो लगा रहा, उसी थिएटर ग्रुप में मैंने, उसमें अनुराग कश्यप भी थे, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, उसी में मैंने मेन रोल्स किए उसी ग्रुप में, और वहीं से मेरी फिर शुरुआत हुई। वहीं से लोगों को थोड़ा सा समझ आने लगा यार ये अच्छा कर लेता है, तो छोटे छोटे रोल्स मुझे वहीं से मिलने लगे। उसमें कुछ डायरेक्टर भी बन गए जो आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया। तो वहाँ से मेरी जो इस इंडस्ट्री में जर्नी शुरू हुई। क्या तो अभी भी मैंने वैसे बहुत कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी किया बस ये ऊपर वाले की दया है। मैं तो भाग्य का बहुत बड़ा खेल मानता हूँ, ऊपर वाले की दया है। और इस शो से शायद ऐसा होता है, मुझे लग रहा है कि शायद ये साईं बाबा कुछ करिश्मा दिखा देंगे। क्या बात है। नहीं, साईं बाबा तो करिश्मा दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। और मैं, अच्छा पहला शो कौन सा था आपका, या फिल्म में या सीरियल में, जब मुंबई में आप पहला सेटल हो गए? जो जिससे थोड़ी सी मेरी लोगों में पहचान बनी थी, वो कास्टिंग डायरेक्टर, शायद हिंदुस्तान में तो इतनी पहचान नहीं बनी होगी, लेकिन जो कास्टिंग डायरेक्टर बॉम्बे के मुझे सब जानने वो था बालिका वधू, जिसमें मैंने गहना के गरीब बाप का रोल किया था। क्या बात है, मुझे भी अब मुझे भी याद आ रहा है कि वाकई में वो सीरियल बहुत हिट हुआ था वो। उससे मुझे सारे कास्टिंग वाले जानने लगे, और तब उससे पहले तो शायद मुझे वही हवलदार के रोल के लिए बुलाते थे, लेकिन उस सीरियल से लोग मुझे थोड़ा सीरियस समझने लगे, मुझे अच्छे रोल्स देने लगे। तो वो मेरा जो बालिका वधू की वजह से बहुत चेंज आया मेरी लाइफ में। बिल्कुल। अच्छा, जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो जैसे आपने बोला कि आप एक्टिंग करने आए, बाद में फिर आपने कुछ और बिजनेस करने लगे, फिर एक्टिंग में आए। जी। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग के साथ साथ हमारी इंडस्ट्री में कई ऐसे ऑप्शन हैं जो हम ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं, और नए लोगों को कुछ उसके बारे में बताइए। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी यहाँ आना चाहता है इस एक्टिंग फील्ड में, उसको ज़रूर आना चाहिए, मगर पैशन, एक देखिए शौक हर किसी को होता है एक्टर बनने का, लेकिन वो इसमें जुनून चाहिए, इसमें पागलपन चाहिए, और मुझे लगता है हर किसी को यहाँ प्रॉपर तैयारी के साथ आना चाहिए। अगर आप अपने जहाँ भी आप शहर में हैं, गांव में हैं, जहाँ भी हैं आपको प्रॉपर उस जगह पहले थिएटर करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितना, क्योंकि कुछ काम ना बहुत ही इजी होते हैं। जैसे आप क्रिकेट जब देखते हैं टीवी पे, तो हमें बहुत इजी लगता है कि यार ये कैच कैसे छोड़ दिया, इसने इसको छक्का मारना चाहिए था। ऐसी एक्टिंग हमें, जब सलमान खान को हम जब देखते हैं तो हमें लगता है ये तो बहुत इजी है यार, ये तो डायलॉग मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये लगता सिर्फ है। लेकिन मुझे आपको मैं ये एक बहुत बड़ी बात बताऊँगा, शायद बहुत लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, एक्टिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए एक बिजनेसमैन है, वो चाहे वो अंबानी हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, बिल्कुल, वो जब अपने ऑफिस में बैठता है उसका सिर्फ माइंड चलता है। एक लेबर है, चाहे वो खेत में है, चाहे वो रोड पे, उसका सिर्फ हाथ चलता है। लेकिन एक एक्टर, उसका सब कुछ चलना चाहिए, उसका हाथ भी प्रॉपर चलना चाहिए, उसकी आंखें प्रॉपर चलनी चाहिए, उसका माइंड प्रॉपर चलना चाहिए। इसलिए अच्छी एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए। किसी न किसी ऐसे उठ के आ गए एक्टर बनने, बहुत मुश्किल काम है। ये लगता आसान है, लेकिन आसान नहीं है, ये मेरा कहना है। ओके दोस्तों, थोड़ा ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं आपसे, ढेर सारी बातें करेंगे। धन्यवाद। करणी भाऊ, किशन भान जी के ये दो लोग राइट हैंड हैं, तो किशन भान जी के बारे में आप लोग कुछ बताइए। किशन सर के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है।
किशन जी बहुत ही हम्बल नेचर वाले इंसान हैं। जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उतने ही हम्बल हैं। वो किसी को भी छोटा बड़ा आर्टिस्ट नहीं मानते अपने साथ, और सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं, सिखाते हैं। और अगर कोई छोटा आर्टिस्ट उनको कोई सजेशन भी दे रहा है तो वो सजेशन को भी सुनते हैं। और यहाँ सेट पे आने के बाद जब मुझे पता चला था कि किशन जी कुलकर्णी का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी वाला दिन था, क्योंकि मेरे सारे सीन ज़्यादातर कुलकर्णी जी के साथ हैं और एक केमिस्ट्री बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ दोबारा काम करके। हेलो, नमस्ते। किशन सर के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैं पहले उन्हें नहीं जानता था, पर फर्स्ट डे में जब आया था तो बहुत डरा हुआ था। किशन सर से मिला, जब हमारे सीन चालू हुए तो मुझे पता चला किशन सर तो बहुत कॉमेडी और फ्रेंडली नेचर के, बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। और जब मुझे सीन कोई सा भी समझ में नहीं आता था और जो वो बताते थे, एक सीन था उसमें मैं डर के छुप रहा हूँ, लेकिन किशन सर ने बोला मेरे कंधे में आके बैठो, तो उस दिन बहुत मुझे अच्छा लगा कि सर बहुत फ्रेंडली नेचर के बहुत अच्छे इंसान हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर के साथ काम करने में, और मैं चाहूँगा कि सर के साथ हमेशा काम करूँ। और थैंक यू। जब कोई भी इस इंडस्ट्री में आता है, एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि डायलॉग याद करना। जी जब सेट पे आए तो उसको डायलॉग याद होना चाहिए। जी। मैं देखता हूँ कि आप इतने लंबे लंबे डायलॉग्स याद कर लेते हैं, क्योंकि जब डायलॉग याद होगा तो एक एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वो टेक्निक ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को, जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको भी ज़रा एक टेक्निक बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं जब पहली बार मुझे एक लाइन का डायलॉग मिला था तो मैं बहुत ही, मुझे याद ही नहीं हो रहा था। मैं 50 बार याद कर रहा था लेकिन वो डायलॉग याद ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैंने इस पर विचार किया, मैंने सोचा कि ये सारा खेल है आपके कॉन्फिडेंस का। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, आपके डायलॉग, आपकी मेमोरी वैसे वैसे अच्छी होती है। मेमोरी तो हर किसी की अच्छी होती है, लेकिन डायलॉग्स का खेल सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस से है। जब ये, और एक रियाज है आपकी, जब हैबिट हो जाती है रोज़ याद करने की, प्रैक्टिस करने की, तो आपके माइंड को भी ये हैबिट हो जाती है वो डायलॉग्स याद करने की। तो जब आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और आप रोज़ कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, और सारा खेल ही एक्टिंग में कॉन्फिडेंस का है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप अच्छी एक्टिंग कर ही नहीं सकते हैं। आप कितने भी करोड़पति हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, आप कितनी भी 2 लाइनें भी आप नहीं बोल पाओगे। आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी, आपकी लाइनें भी जल्दी याद होंगी, और आप अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं। ये सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। बिल्कुल। मुझे भी ये लगता है कि एक एक्टर को कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। सारा खेल और confidence हाँ, और अपने आप को धोखा ना दो। बिल्कुल। जैसे बहुत लोग होता नहीं कि मुझे तो फाड़ देना है, मुझे ये करना वो करना है। इंडस्ट्री में अपनी औकात को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पहचानना हाँ, जो अपने को लोग कंफ्यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं रुको ना, मेरे को मौका मिलेगा, अच्छा मैं और अच्छा काम करूँगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने आप को धोखा मत दो या कुछ और? मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले हमारे एक गुरुजी हैं, उनका एक मुझे बहुत अच्छा डायलॉग लगा था कि भगवान गरीबी दे चलेगा लेकिन गलतफहमी ना दे। बिल्कुल, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गरीबी दे लेकिन गलतफहमी ना दे। और मुझे लगता है अपने आप को, स्वयं को पहचानना सबसे बड़ी कला है। अगर आपने अपने आप को पहचानना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, बस इससे बड़ा कोई, कभी आप धोखे में नहीं रहेंगे। जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं तो आप मुगालते में रहेंगे। आपको लगेगा कि मैं इसको एक्टिंग में ये पछाड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं। ये बहुत मुश्किल काम है सर, बहुत मुश्किल काम है। तो बाकी मैं सबसे पहले आपका और चंद्रसेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे इस कैरेक्टर को इतना प्रेजेंट अच्छे से किया। आप लोगों ने इतने अच्छे फ्रेम्स लगाए, जो आज शायद कुछ लोग अगर इसकी तारीफ करते हैं तो मुझे लगता है इसको ज़्यादा क्रेडिट मैं आप लोगों को और विकास जी को, जिन्होंने इतना अच्छा लिखा है। तो मेरा उतना योगदान नहीं है जितना आप लोगों ने, खासकर विजय सर आपने और चंद्रसेन जी उन्होंने, और विकास जी की राइटिंग में। इसलिए मैं आप तीनों का बहुत ही आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मुझसे वो काम कराया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा किशन जी, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे ऑडिशन का एक बहुत होता है कि हम बहुत, तो मेरे पास भी फ़ोन आता है कि सर कुछ बताइए ऑडिशन का कैसे दिया जाए, कैसे कास्टिंग होगी। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड लोग भी बहुत ज़्यादा है कि भाई ऑडिशन के नाम पे तुम कार्ड बना लो, तुम ये कर दो, तुम वो कर लो। और मैं एक अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पैसे लेकर काम दे, समझो फ्रॉड, वो फ्रॉड है। जिसने भी आपसे पैसे मांगे, मतलब वहाँ चीटिंग हो रही है। सबसे पहले तो देखिए, हाँ, कुछ
यहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी मिनिमम कुछ फीस होती है कि चलो 3,000 रुपये है, कोई 2,000, वो ठीक है, जेन्युइन होते हैं, वो भी जेन्युइन देखने चाहिए आपको। आज तो हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट से आज आपको बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन यहाँ बहुत हम 50% लोग बॉम्बे शहर में फेक इंडस्ट्री में है, वो असली इंडस्ट्री में है ही नहीं, वो फेक ही लोगों से मिले रहते हैं, फेक लोगों से उनके कांटेक्ट होते हैं, वो असली बॉलीवुड में है ही नहीं। लोग इतनी गलत उन्हें गुमराह करते हैं कि आप हमें कार्ड बना देंगे, हम आपका ये कर देंगे, आपका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ संस्थाएं हैं जो हमारी, जैसे हमारी सिंटा है, वो एक प्रॉपर हमारी सिंटा है, तो बाकी उससे आप पता कर सकते हैं कि भाई ये सही आदमी है कि गलत आदमी है, वहाँ आपको पता चल सकता है। तो लोग जिसने भी, अगर आपने पैसे किसी ने डिमांड किए, 100% वो फ्रॉड है। बिल्कुल। किशन जी, एक दौर आया लॉकडाउन, जो ये कोरोना काल हम सब के लिए बहुत कष्टदायी रहा, और बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हम लोग को छोड़कर चले भी गए, और बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार भी हुए। तो हमारी इंडस्ट्री में एक जो हाइट जब मिलती है तो लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, और लो मिलता तो पचा नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा कैसे अपने आप को लोग बैलेंस रखें कि डिप्रेशन, आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग डिप्रेशन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमें हमेशा मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। मेडिटेशन एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। और सक्सेस मुझे लगता है कि एक शराब की जैसा है। जैसे देखिए, कुछ लोग आप देखते थोड़ा सा दारू ज़्यादा हो जाती है तो वो फैल जाते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं। सक्सेस भी सेम वैसी है। आप थोड़ी सी सक्सेस मिलने के बाद जो पचा नहीं पाता है ना, वो बड़ी बड़ी बातें करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी वो सक्सेस बच नहीं रही है। जैसे दारू, एक बेवड़े को आप देखो जो ज़्यादा दारू पीता है तो उसके बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, साला अम्मा ये कर दूंगा। बस सेम सक्सेस भी वैसी है। और जिसने पचा लिया वो बहुत बड़े अमिताभ बच्चन हो जाते हैं, शाहरुख खान हो जाते हैं, और जो नहीं पचाते हैं वो नाली में गिर जाते हैं। सक्सेस यही है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन का सहारा हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत ही अनसर्टन है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, कभी आपके पास काम होता है, कभी नहीं होता है। तो एक मेडिटेशन, प्रॉपर मेडिटेशन आपको करते रहना चाहिए। बिल्कुल। जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो शायद ये सवाल आपने पहले भी किया था मुझसे, मैं यही कहूँगा प्रॉपर तैयारी के साथ आना चाहिए। ये नहीं कि आपने मायापुरी किताब पढ़ ली या आपने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ देख लिए कि वो सड़क पे सोता था, रोड पे सोता था, ये सब बकवास बातें हैं। आपको अच्छी तरह से अपने शहर में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ प्रॉपर आपके वहाँ थिएटर ग्रुप्स होते हैं, वहाँ आपको अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है। आप वहाँ जब लगता है, जब आपकी वहाँ तारीफ होती है, तो उसके बाद आपको, हाँ ये ज़रूर है कि लक का बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी इस इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह। लेकिन एक बार जिसको भी शौक है, और ईमानदार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, शौक तो बहुतों को होता है, लेकिन कोशिश आपकी ईमानदार होनी चाहिए। अपने आप से धोखा नहीं। अभी मान लीजिए आप बॉम्बे आए और 10 दिन आपने स्ट्रगल की, 10 दिन के बाद आप रूम पे सोते रहे, तो उसको आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से लगे रहेंगे, मुझे लगता है कि ज़रूर आपको वो मंजिल मिल जाती है। जैसे मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से था, और ना कोई पर्सनालिटी है मेरी, न मुझे जब किशन बान जैसे को काम मिलता है, लेकिन मेरे अंदर सच्ची लगन थी, वो ईमानदार कोशिश थी मेरे अंदर, तो मैं लगा रहा। आज जो भी छोटा मोटा आप लोग जो बोल रहे हैं, तो मुझे मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ईमानदारी की वजह से, वो कोशिश मेरी ईमानदार थी। तो मुझे लगता है ईमानदार कोशिश आपको कहीं ना कहीं काम दिलाती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा किशन जी। सर, हमें बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और इंसान से अच्छे, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं आप, और आप फ्रेम को इतना अच्छा सजाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू। मज़ा आ गया आपके साथ काम करके। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आपके हर प्रोजेक्ट में मेरा एक छोटा सा रोल हो। बिल्कुल साथ में हम काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, बात करके कितना अच्छा लगा। फिर मैं एक नए किसी अनुभवी कलाकार, अच्छे कलाकार को लेकर आऊँगा, आपसे ढेर सारी बातें करूँगा। थैंक यू दोस्तों।